हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द दिसंबर 2025 में जो इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का जो पेपर आया हुआ था उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, मोस्टली मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आई थी उनके बारे में थोड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको प्राइमरी डेफिसिट का कैलकुलेशन करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिकल डेफिसिट का कैलकुलेशन करना है। एंड फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग डेट। ओके, तो कुल मिला के आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट का मतलब ही यही है कि इसमें डेट जो है, कितना गवर्नमेंट जो है या कितना मनी बोरो कर रही है मार्केट से, तो हमें उसको यहाँ पे देखना है। तो इसके दो तरीके हैं यहाँ पे, या फिर हमें जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास दिया है और टोटल रिसीट्स जो होती है वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी एंड हमारे पास कैपिटल रिसीट्स होगी जिसमें कि डेट इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर टोटल देखिए, हमारे पास यहाँ पे टोटल रिसीट्स दे रखी हैं। ओके, टोटल कैपिटल रिसीट्स दे रखी हैं। अब ये देखिए, टोटल कैपिटल रिसीट्स के अंदर ही जो है हमारी फिजिकल डेफिसिट है, तो इसको बोरोइंग बोलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करें, अगर हम जो है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स को हम टोटल कैपिटल रिसीट्स से माइनस कर दें तो भी हमारे पास फिजिकल डेफिसिट आ जाएगी। या फिर हमें जो है यहाँ पे रेवेन्यू जो है हमारा रिसीट्स है और उसी के साथ हमें जो है डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन को हम इंक्लूड करें तो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैसे निकालना है हमें फिजिकल डेफिसिट को। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को इसमें क्या करना है, हमें टोटल कैपिटल रिसीट्स माइनस इसमें से आप क्या करोगे, डिसइन्वेस्टमेंट माइनस उसके बाद आपको रिकवरी ऑफ लोन। ओके, इन चीज़ों को आप निकाल दोगे तो इसमें सिर्फ डेट ही रह जाएगा, जो मार्केट से बोरो कर रही है गवर्नमेंट वही रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 3000 हमारे पास टोटल कैपिटल रिसिट्स, डिसइन्वेस्टमेंट कितना है 400 एंड हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन 150 है। इनको माइनस करेंगे आपके पास तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 2450। ये आपका फिजिकल डेफिसिट आ गया। एंड प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आपको फिजिकल डेफिसिट से जो है इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देना है। तो ये 2450 माइनस 800, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1650। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 3 वाला आंसर है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने किया। ये फिजिकल डेफिसिट आपको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये रेवेन्यू रिसीट्स प्लस आपका डिसइन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिल रहा है, प्लस आपका जो है रिकवरी ऑफ लोन। ओके, आप ये करोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। ओके, पर यहाँ पे मैंने आपको एक डिफरेंट तरीका बताया ये करने का, क्योंकि हमारा जो बोरो होता है, डेट होता है, वो ऑलरेडी जो है कैपिटल रिसीट्स के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसीट्स दे रखी है, इट मीन्स कि डेट भी इसी के अंदर है। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। तो देखिए पी ए की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, पी बी की 1/3 है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब एक का सिलेक्शन करते हैं पर दोनों को हम साइमल्टेनियसली सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नोर वी विल, मतलब ना तो ए आने की प्रोबेबिलिटी ना बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा हुआ है हमसे, तो आने की प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी क्या करना है, ए
यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया, पी ए ओके प्लस पी बी ओके। और जो है आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसमें दोनों का जो इंटरसेक्शन तो नहीं होगा ओके। तो इसका करेंगे तो पी ए कितना हो गया 1/5 और ये कितना है 1/3 ओके। अब इनका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 ओके, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा ओके। तो ये आ गया 8/15 ओके। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ए या बी आने की प्रोबेबिलिटी आ गई ओके। ए आएगा या बी आएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी आई। अब ना तो ए आए ना बी आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया ओके, पी नोट ए और बी, ना तो ए आए ना बी आए, तो इसका 1 माइनस और इनकी आने की प्रोबेबिलिटी 18.15 कर देते हैं। तो आगे करेंगे तो ये क्या जाएगा आपके पास 15 माइनस 8/15 और आगे करेंगे माइनस करके तो ये आ जाएगा 7/15 ओके। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 आ गया। ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे आप देखिए कि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कोव डोगलस जो है प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे, कोव डोगलस ओके। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज इक्वल टू ए, ये अल्फ़ा एंड बीटा एल बीटा ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने हैं आपको ओके। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इसको डिफरेंशिएट करना है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल को तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है ठीक है, एल बी, और ए को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब के की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम के यहाँ लिख देंगे, इसका एक्सपोनेंट ए है तो इसको -1 कर देंगे, और ये ए यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये ए नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ए एल रेज टू पावर बीटा एंड के ए, और अपॉन में नीचे के लिख देंगे माइनस में ओके। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब ये देखिए ये टर्म जो है ए एल रेज टू पावर बीटा एंड के रेज टू पावर अल्फ़ा ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये Q के इक्वल है, तो इसकी जगह आप Q लिख सकते हैं। तो ये आ गया A और ये आ गया Q और ये आ गया K ओके। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ किसका आ गया, ये कैपिटल आ गया। ये हमने कर लिया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे। तो A और कैपिटल अल्फ़ा ऐसे ही लिखेंगे ओके, और L की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये बीटा आ जाएगा और ये बीटा -1 आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया बीटा, ये आ गया ए के अल्फ़ा और ये एल बीटा और एक एल नीचे चला जाएगा। अब ये अगेन ये क्यू के इक्वल बन गया, तो ये आ गया बीटा, यहाँ पे क्यू लिखेंगे और ये एल लिखेंगे ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ गई एंड इट वाज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये बिल्कुल ठीक है, ये ए अपॉन के ओके, सॉरी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा अपॉन जो है के है ओके। तो ये भी ठीक है। अब इसी तरह आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ किसकी देखोगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखेंगे तो यहाँ पे बीटा आना चाहिए ओके। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है ओके, बीटा अपॉन एल और ये क्यू, तो मतलब ए एंड डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये 2 वाला ऑप्शन होना चाहिए ओके। अब आगे मूव, अब नेक्स्ट में इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ओके। तो यहाँ पे देखिए C इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.7, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है C इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD ओके। यहाँ पे ये डिस्पोजेबल इनकम के लिए है। यहाँ पे देखिए ये MPC है ओके, और यहाँ पे G हमारे पास 40 है, I हमारे पास 60 है और टैक्स रेट इक्वल टू 0.2 ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं या फिर आप इस आइडेंटिटी को यूज करें C प्लस I प्लस G और आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इसका डायरेक्ट क्या होता है, 1 माइनस B फॉर MPC
एंड 1 माइनस टी, और यहाँ पे ऑटोनोमस आइटम्स है वो क्या है हमारे पास 60, ओके, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, ओके, 1 माइनस 0.75 और यहाँ पे 1 माइनस 0.2 और ये 200 आ गया, ओके। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 माइनस 0.75 और ये 0.8 आ गया, ओके, ये 200। देन फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1, और ये देखो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.75 को 0.80 से, तो ये आ जाएगा आपके पास अराउंड ये 0.6 आ जाएगा, ओके। तो मैं इसको 0.6 कह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको करने के बाद यहाँ पे ये 200 आ जाएगा, इसको 1/0.4 करेंगे और ये 200 आ जाएगा, इसको यहाँ 10 आ गया ऊपर, तो ये 2.5 और ये 200 आ गया, ओके। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, ये आ गया 5000, तो इसको एक डेसिमल के बाद लगाएंगे तो ये 500 अल्टीमेटली जो हमारा क्या आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम, नहीं तो इनको 500 आ गया, तो ये 2 इसका आंसर है, ओके। तो मैंने ये सिंपल सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फार्मूले में, देन ये हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया, ओके। दिस वाज वेरी सिंपल। अब आगे मूव करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम ऐसी है कि ये इक्वेशन आपके पास दे रखा है, इस इक्वेशन में पूछा हुआ है मैक्सिमम रेवेन्यू अकर्स एट, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरली कहाँ होता है, आपको पता है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 वहीं पे मैक्सिमम रेवेन्यू होगा, पर यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, वो पूछना चाहिए था इन्हें, ऊपर उन्होंने ये नहीं लिखा मैक्सिमम रेवेन्यू पीछे। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए कंडीशन है MR इक्वल टू 0, पर यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, ये एक्चुअल में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू है, MR इक्वल टू MC, ओके। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी P इक्वल टू 100 माइनस 3Q, हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, दैट इज़ P टाइम Q होता है। तो यहाँ पे 80 माइनस 3Q और यहाँ पे Q लिख देंगे हम। अब यहाँ पे आ जाएगा 80Q माइनस 3Q स्क्वायर, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, यहाँ से ये 6 ये आ जाए, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट आपके पास गिवन है, तो टोटल कॉस्ट 120 प्लस 8Q है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 8 आ जाएगी। ये दूसरा आ गया, 1 2 को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस 6Q इक्वल टू 8 आ गया, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6Q इक्वल टू, अब 80 को यहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 72। तो Q हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे Q आ जाएगा ये 72/8, तो ये आ जाएगा 12 इसका आंसर, ओके। तो यहाँ पे 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये पहले वाला हमारा ठीक आ गया, तो ए वाला अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आगे पूछा कि मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए मैक्स रेवेन्यू का क्या, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास ये 80Q माइनस 3Q स्क्वायर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 80 के साथ Q करेंगे, ये 12 माइनस 3 और ये 12 स्क्वायर कर देंगे, ओके। इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 960 माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास कितना 3, ये आ जाएगा 144, ओके। ये 960 माइनस इसको 3 कर देंगे तो आएगा 300, एंड ये इसको 3 से कर देंगे, ओके। 44 को 3 से करते हैं तो 132, तो ये कितना आ गया 300, ये 432 आ गया यहाँ पे 432, ओके। तो इसमें सिंपल सा आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 500, देखिए यहाँ पे 960 है, ये 432 है, पहले 900 से 400 माइनस कर लेते हैं आप, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा
500 आ जाएगा। देन आप 60 से 32 कर लेते हैं तो ये 28 रह जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो ये 528 आ गया। तो इसमें ए और सी इसके राइट आंसर है, तो पहले वाला ये सही होगा। ओके, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पे कि एग्जिबिट द रिटर्न टू स्केल, कौन सा जो है रिटर्न टू स्केल को, डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल को एग्जिबिट करता है। तो आपको पता है कि रिटर्न टू स्केल जो है हमें निकालना है यहाँ पे, जैसे आउटपुट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, टी टाइम में जो है के और एल दोनों को इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहले का देखते हैं। तो यहाँ पे टी के और ये क्या है 1/4, और उसी तरह एल के साथ भी टी लगाएंगे, ये 1/2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम टी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे टी को कॉमन ले लेंगे तो, और वहाँ पे पावर क्या है 1/4 और 1/2, और अंदर जाएगा तो ये ए और यहाँ पे के 1/4 और एल 1/2, ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब इसको 1/4 प्लस 1/2 को इनको आप करोगे तो ये आ जाएगा 4, और ऊपर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, एंड इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2, तो आएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या आ गई, अब इसका करोगे तो टी 3/4, ओके, और आगे ए के 1/4 एंड एल 1/2। ओके, ये आ गया। अब देखिए टी का वैल्यू जो है 3/4 है, पावर 3/4, दैट इज़ लेस देन 1। ओके, अगर ये टी का जो पावर है यहाँ पे, अगर ये पावर ग्रेटर देन, ओके, ये अगर ग्रेटर देन 1 होता तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता। ओके, ये पावर, अगर ये पावर जो है लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, ये आगे हमने देखे ही नहीं है, ये तो सीधा ही पता लग रहा है, कोड डॉगलस है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ये भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसमें भी हम टी फैक्टर से इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसका भी पता लग जाएगा, पर हमारा राइट आंसर ये सीधा ही फर्स्ट वाला आ गया। तो फर्स्ट वाला क्या है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, हमने इनको टी फैक्टर से इंक्रीज़ किया सबको, फिर देन हमने देखा कि ये टी के साथ जो पावर आ रहा है उसका क्या वैल्यू है। अगर ये पावर लेस देन 1 आ रहा है, ये सिंपल वही बात हो गई कि अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है वो इक्वल टू 1 आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 आ रहे हैं, देन दिस इज़ अ केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए कि एक सिटी है जिसमें पॉपुलेशन इन सिटी 3% ऑब्जर्व टू सफ़र फ्रॉम कैंसर। ठीक है, तो कैंसर के कितना परसेंट, 0.03% सफ़र कर रहे हैं, और जो फाउंड टू बी स्मोकर, और स्मोकर कितने, स्मोकर 0.15 या 15% है। एंड इसके बाद जो है स्मोकर और कैंसर दोनों हैं। ठीक है, ऐसे जो स्मोकर यूनियन कैंसर, ठीक है, ये कितने लोग हैं यहाँ पे, वो 0.1%। अब इसमें ये पूछा है कि रेंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो ऐसा जो स्मोकर भी हो और कैंसर से भी सफ़र करता हो, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे देखिए, स्मोकर और कोई आदमी स्मोकर या कैंसर है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, ओके, और माइनस इसमें क्या करना है, सी इंटरसेक्शन एस। ठीक है, जो दोनों इकट्ठा जो है वो स्मोकर भी हो और जो है कैंसर से भी पीड़ित हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। इन्हीं में अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो दोनों में, जो स्मोकर भी है और कैंसर से भी पीड़ित है, वो 0.1 है, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और पीसी कितना है यहाँ पे 0.03 है, एंड प्लस एस कितना है 0.15 है, और ये हमें जो है कैलकुलेट करना है सी इंटरसेक्शन एस। ओके, इनको प्लस करेंगे आप यहाँ पे, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
0.18 आ गया, और माइनस पी, और ये सी और एस आ गया। अब इसको आप राइट हैंड साइड ले जाते हो, यहाँ के पी और ये आ गया सी इंटरसेक्शन एस, ओके, और ये 0.18 और ये आ गया माइनस 0.1, इसको करेंगे तो 0.08 आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर 1 है 8% प्रोबेबिलिटी के साथ। यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई जो कैंसर से जो कोई सफ़र कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, पर जो कैंसर से भी सफ़र कर रहा है और स्मोकर भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8% आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन वैल्यू को देने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर मुझे थोड़ा सा ये इनकन्सिस्टेंट लगता है, ओके। पर ये आंसर हमारा मैच कर रहा है तो राइट आंसर यही होगा। अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है कि ए में देखो कि डिमांड फॉर डी इक्वल टू 64 माइनस 8p, और ये दे रखा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए आपको डी क्यू अपॉन डी पी और ये पी क्यू इस तरह से लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डी क्यू अपॉन डी पी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -8 वैल्यू है, ओके। इसमें p में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d कितना आएगा 64, और 8p की जगह आप जो है 6 डाल दो तो ये आ जाएगा 64 माइनस 48, और इसके करेंगे तो ये 16 आ गया, ओके। अब हमारे पास पी क्यू दोनों आ गए तो इन वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -8 आ गया, और p की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे गिवन, ये 6 है, और नीचे ये कितनी है, ये नीचे हमारे पास 16 आई हुई है, ओके। और ये 16 आई हुई है तो, और ये वैल्यू 6 है। तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 6 है, और ये 8, ये 2 आ गया, ये 6 है, और इसको करेंगे तो ये -3 आ गया, ओके। तो ये कितना आ गया 3। अब आगे देखिए सेकंड इसमें क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा हुआ है। उसी तरह आप करोगे डी क्यू अपॉन डी पी, क्या है इसमें, ये 5 है, एंड p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो p की जगह आप देखिए यहाँ पे 25 माइनस +5 और यहाँ पे 10 डालोगे तो यहाँ पे ये 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है यहाँ पे सप्लाई की 25 आ रही है, ओके। तो यहाँ पे देखिए p कितना है 10 है, और ये 25 है, इसको करोगे आप, ओके। तो ये कितना आ गया 5 सिंपल सी बात है, और 2, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। तो अभी जहाँ तक ये मैं मैच कर पा रहा हूँ तो ये देखिए ये इस पे ये मैच कर रहा है, ओके। इससे पहले हमारी 3 आ रही थी तो पहले के साथ ये मैच कर रहा था, ओके। ये 2 आ गए हमारे पास। अब आगे देखिए कि इसमें पूछा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। तो आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू पी, ये आ गया 1 - 1 अपॉन ई, ऐसे होता है। तो इसमें p का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है, 1 माइनस और इलेक्ट्रिसिटी 4 है, ओके। तो इसको कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 8, और ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा जो है ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट पूछा है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और जो है p हमारे पास इतना है, ओके। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट पूछना होता है। तो आपको पता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को प्राइस से कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 दे रखा है, ओके, और यहाँ पे p मेरे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 3 दे रखा है। तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी दे रखी है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 12/3 = 4, ठीक है। तो ये 4 आ गई। तो ये लास्ट वाला हमारा इसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ए जो है हमारा, ए जो है 3 के साथ कहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है ये है, और जो है बी हमारा किसके साथ मैच कर रहा है 4 के साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये सीधा ही ए आंसर ही सीधा मैच हो रहा है, और डी हमारा 2 के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक, और जो सी 1 के साथ मैच कर रहा है, ओके, बिल्कुल ठीक। तो हमारा राइट आंसर 1 होगा।
ओके, तो ये कुछ ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारे यूजीसी नेट के लिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी यार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू करिए, और अगले वीडियो में मैं दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।